स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। इको में हम एक चैप्टर कल स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। चैप्टर का नाम है फीचर्स, पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सबसे पहले हमने उसका एक टॉपिक किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कल हम क्लास में कवर कर चुके हैं। साथ ही में कल हमने स्टार्ट किए थे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उसके 3 पॉइंट कर लिए थे। सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी, पहला पॉइंट जो हमने याद किया था दैट वाज लो प्रोडक्टिविटी। अगर हम इस टॉपिक की बात करें, लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत कम है और वो इतनी कम है दैट वी कैन इजीली कैरेक्टराइज एग्रीकल्चर एज बैकवर्ड। हम इजीली उसको बैकवर्ड बोल सकते हैं। सेकंड हमने जो इसका फीचर किया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब आप सब जानते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वहां पे जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट हमने किया था कि हमारा एग्रीकल्चर कंप्लीटली आज की डेट में डिपेंड किस पे है? रेनफॉल, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब इससे क्या होता है? गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट एंड पुअर रेनफॉल इंप्लाइज पुअर आउटपुट। नेक्स्ट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप सब जानते हैं कि इंडिया में जो फार्मर हैं वो कैसे हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग फार्मर्स हैं। तो वो क्या करते हैं? वो फार्मिंग को ट्रीट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ देयर फैमिलीज। कह रहे इतना खेती कर ले, इतना उगा ले कि हमारी फैमिली का सर्वाइवल हो जाए। तो हमारे फार्मर्स हमेशा फार्मिंग को सब्सिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, वो इसको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मानते। देखो क्या लिखते हैं, फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर टू सिक्योर सब्सिस्टेंस ऑफ देयर फैमिली। वो सिक्योर कर रहे हैं अपनी फैमिली का सब्सिस्टेंस यानी सर्वाइवल, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। वो इससे प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते। हेंस there is not so much commercialization of farming in India। इस वजह से इंडिया में इतनी कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल होल्डिंग्स। बेटा हमारे जो फार्मर्स ने के पास लैंड है वो कैसा है? स्मॉल है, साथ साथ फ्रेगमेंटेड भी है। एक पीस यहां है तो दूसरा पीस वहां है, जिस वजह से फार्मिंग में मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता। मैकेनाइजेशन मींस मशीनें लगाना पॉसिबल नहीं है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ आ गई बात? तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। होल्डिंग इन इंडिया आर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड ऑल्सो ड्यू टू विच मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग बिकम्स डिफिकल्ट। जिससे मशीनें लगाना डिफिकल्ट है एंड मार्जिनल फार्मर कंटिन्यूज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसी वजह से वो छोटे छोटे खेतों पे क्या करते रहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भाई इतना उगा लेंगे यहाँ पे कि हमारी खाने लायक हो जाए। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट दैट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। बेटा लैंडलॉर्ड तो आप सब जानते हैं, टेनेंट कौन होते हैं? टेनेंट्स आर द किराएदार। टेनेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या उसके बीच में झगड़े रहते हैं? यस, हम सब जानते हैं, ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे, 2 चैप्टर हो गए यही पढ़ते हुए कि लैंडलॉर्ड और टिलर, उसे टिलर बोलते थे आज तक, अब यहाँ पे टेनेंट्स वर्ड यूज कर दिया। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। बच्चा कहता है सर टिलर लिख दूं? नो, हेडिंग नहीं चेंज कर सकते भाई। हेडिंग को एज इट इज, अंदर का मैटर आप चाहे वही लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, ह्यूज एरिया आर कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स हु वर नॉट द ओनर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल के ओनर्स नहीं है, बट द बल्क ऑफ रेवेन्यू इज अवेलेबल बाय द ओनर। पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता कौन है? ओनर। हेंस टेनेंट गेट लेस। इस वजह से किराएदार को बहुत कम मिलता है, ड्यू टू विच नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट टू रीइन्वेस्ट। इस वजह से किराएदारों के पास कुछ भी नहीं बचता दोबारा से लगाने के लिए या आगे कमाने के लिए। दे वर लेफ्ट विद सब्सिस्टेंस हो जाए, उनके पास सिर्फ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रह जाती है कि हम अपने लिए ही कमा लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे होपफुली। अब बेटा इसके आगे है हमारे पास अगला टॉपिक। देखो इसी में 2 चीजें और लिखी है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स।
अगर किसी बच्चे को इसमें से कोई पॉइंट सपोज वहां पे याद नहीं आ रहा, तो दो फीचर और लिखे हैं कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं होते, बहुत कम होते हैं, जैसे कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड क्यों नहीं यूज हो पाते? बिकॉज आवर फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, पैसा है नहीं, सो दे कैन नॉट यूज मॉडर्न इनपुट्स। ठीक है, नेक्स्ट है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। हमारे फार्मर स्मॉल फार्मर है, पैसा नहीं है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइनर ये सब यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। पैसा नहीं है तो वो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगा पाते। तो ये भी 2 पॉइंट है, बट अगर हम चाहें तो ये 6 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से अगर याद है तो उनमें से अगर हम नहीं भी लिख के आएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। आपको बताया था कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर टॉपिक की कम से कम 6 हेडिंग याद होनी है, क्योंकि मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, और एक चीज याद रखना बेटा, अगर डेवलपमेंट में पूरे में से पूरे चाहिए अगर आपसे, तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। वैसे मैं पेपर से पहले भी डिस्कस करूंगा इस चीज को, बट अभी दिमाग में आया तो अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 1 मिनट का डिस्कशन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो पहले आप उसका इंट्रो देंगे। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड एज बैकवर्ड एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर ऑफ डेवलप्ड नेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस और ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स। अब उसके बाद बताएंगे कौन कौन से कारण से हम इसे बैकवर्ड कहते हैं, और अगर आपसे उसकी इंपॉर्टेंस पूछी तो हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे। वी नो दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज बैकवर्ड एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी एंड दीज आर। तो इंट्रोडक्शन ऐसा सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंस पूछा है या फीचर जो पूछा है, आप लिखिए हेडिंग फीचर्स, और फीचर्स के बाद देखो प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जो बाद में आपको फिर भी बताने वाला हूं मैं। लाइक गर्ल्स की तो ड्राइंग फिर भी बेटर होती है, तो वो कुछ ऐसे क्लाउड यूज करते हैं ना। अब लड़की क्या करते हैं जब क्लाउड बनता है ना, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो देखो आपको जैसे अब उसमें बॉयज को करने के लिए क्या करना होता है, पहले जैसे आपने हेडिंग लिख ली, उसके बाद देखो ये ड्राइंग भी सिखानी पड़ती है कई बार। हम यहां से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है। भैया कर दो इतनी देर तक बेटा, ये तुम्हें लग रहा है यहाँ पे टाइम लग रहा है। अब उसके बाद वो सही बन जाएगा ना। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे हेडिंग से इसको यहां से एक तरफ से निकालना शुरू कर देंगे। अब मान लो सपोज आपके पास ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें से 4 हेडिंग उठा के एक्सप्लेन कर देंगे, और जब आप इसको यहाँ पे जैसे आपने यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, अब क्या हुआ इसके लिए लाइन में बची, इसको नीचे ले आना भाई साहब, खिचड़ी मत पकाना। समझ रहे बात को, जिससे कि देखने वाले को भी बेटर लगे और आपकी प्रेजेंटेशन भी हो, प्लस बड़ी शीट्स भी, आंसर भी बड़ा लगता है। और कई बार क्या होता है, जब आपकी हेडिंग ऐसे लिखी होती है, टीचर पढ़ता है कि बुक की हेडिंग है, हेडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो अंदर का मैटर पढ़ते टाइम थोड़ा सा लीनियंसी आ जाती है कि हाँ बच्चे ने सही लिखा हो, क्योंकि हेडिंग बिल्कुल परफेक्ट लिखती है। एक आधी हेडिंग पढ़ेगा और सबसे पहले 2 हेडिंग वो लिखना जो बिल्कुल अच्छे से आती है। समझ रहे बात को, तो उस हिसाब से जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कैसे हैंडल करना है डेटा को। क्लियर, चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये इसकी हेडिंग में याद नहीं करा रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल है इसमें। एक बार वीडियो देखो बेटा, टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है आप देखेंगे जो हमने इंपॉर्टेंस और फीचर में पढ़े। फीचर में से तो कुछ पॉइंट एज इट इज आने वाले हैं, इंपॉर्टेंस के कुछ अपोजिट होने वाले हैं, तभी तो उसकी प्रॉब्लम जनरेट पता लगेगी हमें क्या है। देखो सबसे पहले लिखा लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। इधर देखें, यहां हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है। अगर परमानेंट वाटर सप्लाई हो हर खेत में तो क्या हमें रेनफॉल पे डिपेंड होना पड़ेगा? तो दिस इज द प्रॉब्लम, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो होपफुली सारी ये हेडिंग लिखते लिखते हमें समझ आ गई। एक बार बस रीड आउट कर लें। हाँ जी, समझ आ गई हेडिंग? पढ़ते देखो क्या लिखा है।
क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। कह रहे हैं इंडिया में जो क्रॉप फार्मिंग है पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? रेनफॉल। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट। कह रहे परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन सच में बहुत कम है इंडिया में। गुड रेनफॉल इंप्लाइज गुड आउटपुट एंड पुअर रेनफॉल मीन्स पुअर आउटपुट। ये लाइन तो रात को सोते सोते आएगी, अब इतनी बार पढ़ ली हमने। स्टेबल एग्रीकल्चर रिक्वायर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। और अगर आप स्टेबल एग्रीकल्चर चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमानेंट इरिगेशन का होना जरूरी है। इज इट ओके? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे एग्रीकल्चर की? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। हमारे फार्मर स्मॉल फार्मर हैं। अब स्मॉल होने की वजह से उनके पास पैसों की कमी होगी, तो हेडिंग क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। अब जब पैसों की कमी होती है तो वो किसान को पैसा तो चाहिए भाई प्रोडक्शन के लिए, तो वो लैंडलॉर्ड से लेगा, जमींदार से लेगा, या फिर कौन महाराजा से लेगा, और जो बदले में क्या चार्ज करेंगे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या लिखते हैं, इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। स्मॉल फार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी कि बैंक्स वगैरह स्मॉल फार्मर को पैसा देते ही नहीं है। तो क्या लिखा है? स्मॉल फार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स लाइक महाराजाज, मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल नीड्स। अपनी पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए वो इनके पास जाते हैं। फॉर दिस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स चार्जेस वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इज इट ओके? जी भाई, समझ आ गई बात सबको? थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? यस, कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब क्या है? यस, ओल्ड थिंकिंग या पुरानी टेक्निक यूज करते हैं हमारे फार्मर्स आज भी। उनके पास डेवलप्ड मीन्स नहीं है कल्टीवेशन की। देखो क्या लिखते हैं, कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मर इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कह रहे उनकी पुरानी सोच है, वो खेती को आज भी किस नजरिए से देखते हैं? सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी वो क्या मानते हैं? देखो, इंडियन फार्मर कॉन्टिन्यूज टू कंसीड ऑफ फार्मिंग मोर एज अ मीन्स टू सब्सिस्टेंस एंड लेस फॉर बिजनेस वेंचर। वो इसे सब्सिस्टेंस के लिए मानते हैं, बिजनेस वेंचर नहीं ट्रीट करते। समझ आ गया बेटा? तो इसमें क्या है कि हमारे फार्मर्स की जो थिंकिंग है आज भी कौन सी है? ओल्ड थिंकिंग है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि हम एग्रीकल्चर को सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कभी भी बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट अभी पढ़ा था, फार्मर की कैसी लैंड होल्डिंग है? स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। और ये हेडिंग मैं अब अंदर रीड नहीं कराऊंगा, आप सब इसको पहले तो लिख सकते हैं, छोटी छोटी है, और वन पीस इज देयर एंड अदर पीस इज देयर। जिस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, दे कैन नॉट डू एग्रीकल्चर यूजिंग मैकेनाइज्ड मीन्स। मैकेनाइज नहीं हो सकती, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रेजेस, वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझेंगे कि हमारे फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए, उस प्रोड्यूस को बेचने के लिए उनके पास एक ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। अब जब फार्मर के पास ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं होती तो वो अपने प्रोडक्ट को कहां बेचते हैं? लोकल मार्केट में। किस रेट पे? जो रेट इजीली उन्हें वहां पे मिल जाए, सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। और इसीलिए ये आजकल जो ड्रामा चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि उनके पास आज भी जो थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मार्केट मिली थी, जिसको हम एमएसपी या मंडी के नाम से जानते हैं, दोनों चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली किसानों को तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि उनको फिर से जो मार्केट मिली थी वो मार्केट खत्म हो रही है। और जब मार्केट खत्म होती है तो सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? बायर के हाथ में। किसान सेलर है, उसका प्रोडक्ट सही रेट पे नहीं बिकेगा, तो उनका एक तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज अ हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। कह रहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, ड्यू टू विच मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर continues to sell their output in local market at a reduced rates।
अब उनके यहाँ मार्केट नहीं है तो वो लोकल बेचेंगे, सस्ते रेट पे बेचना पड़े चाहे। एंड दे आर ऑब्लाइज्ड, यानी कंपलसरी हो गया उनके लिए, मजबूरी हो गई, दे आर ऑब्लाइज्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू महाराजास इन रिटर्न ऑफ देयर लोन दैट दे हैव टेकन फॉर प्रोडक्शन। जो लोन लिया था उसके बदले में अब उनका प्रोडक्ट अच्छे रेट पे नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोन चुकाने के लिए वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को ही बेच देंगे महाराजास को। बेच क्या देंगे, फ्री में दे देंगे कि भाई जो पैसा लिया हुआ उसके बदले में ये ले लो, पैसा तो है नहीं हमारे पास। लास्ट पॉइंट, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन। अब बेटा ये हेडिंग पढ़ के बच्चे को क्या लगता है कि कुछ नया आ गया, जबकि ये वही पॉइंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस नाम बदल दिया। एग्रेरियन मींस लैंडलॉर्ड टेनेंट, जो ओनर था और जो उस पे काम कर रहे, खेती कर रहे, टेलर्स, उनके बीच के रिलेशन को एग्रेरियन रिलेशन बोलते हैं। तो कैसा था कि वो जो लैंडलॉर्ड थे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और फार्मर्स जो उस पे टिलर जो फार्मिंग कर रहे थे, दे वर लेफ्ट फॉर सब्सिस्टेंस ओनली। उनको इतना देते थे कि खाने लायक हो जाए, बाकी उनके पास कोई पैसा नहीं बचता था। तो देखो क्या लिखा है, एग्रेरियन रिलेशन मींस रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मोस्ट लैंडलॉर्ड आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। कह रहे ज्यादातर लैंडलॉर्ड एब्सेंटी हैं। एब्सेंटी इन द सेंस वो जाते ही नहीं थे जगह पे, किराए पे दे दी और उनको कह दिया जो करना है कर लो, जैसे खेती करनी है वर्जी वैसे करो। एंड द टेनेंट्स वो बता दिया, लैंडलॉर्ड्स वर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, फुल स्टॉप। दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्फ, और उन्हें फार्मिंग खुद करनी पड़ती थी, किसको, टिलर्स को। रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम, और जो लैंडलॉर्ड थे वो किस पे रिलाय करते थे, ऑन देयर रेंटल इनकम। They exploit the tenants by charging high rent from them. वो उन्हें exploit करते थे as much as they can, उससे ज्यादा रेंट चार्ज करके। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे पॉइंट्स वही है, ठीक है बेटा। अब इस टॉपिक की भी हेडिंग देखो, अगर हम बनाना चाहें तो बहुत सिंपल सी है, बन तो सकती है। एनसीडी से ये है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने से अच्छा तरीका क्या है बेटा, इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसको याद करने के लिए एक शीट जो आपकी जैसे A4 शीट है, सपोज ये है, इसको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे 3 पार्ट में, और तीनों की 6 हेडिंग लिख लो। और जब आप 6 हेडिंग लिखेंगे ना तो 3 हेडिंग तीनों में कॉमन मिलेगी, फिर 2-3 याद करनी है, और वो बड़े आराम से होगी। कैसे कि इसके फायदे, इसके फीचर और इसके नुकसान। जब कंपेयर करके पढ़ेंगे बहुत आराम से ये टॉपिक आपके कंट्रोल में आ जाएगा, बट कंपैरिजन के लिए आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ेगी एक ही पेज पे। जब कंपेयर कर लेंगे आराम से आ जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा बेटा, हमने पिछले चैप्टर में भी बना रखी है, उससे पिछले भी बना रखी है, यहाँ पे मैं तो बना दूंगा, बट वही होता है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे टॉपिक में कंफ्यूजन ज्यादा आएगा नहीं आपको। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे एग्रीकल्चर के साथ क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। मेन फीचर्स भी लिख देंगे, नुकसान भी लिख देंगे, मेन दिक्कत आएगी फायदे, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही हो चुका है एग्रीकल्चर में बहुत दिक्कत है। जब फायदे ढूंढने जाएंगे ना वो नहीं याद आएगा, ठीक है। लेकिन उसके फायदों की बहुत अच्छी हेडिंग बनवाई, शॉर्ट फॉर्म बनवाई थी आपको। आय ग्रोथ नहीं, आय ग्रोथ और राइज। जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो यस, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसी हेडिंग्स बनी है उसमें चेक करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेज गुड्स ऐसी हेडिंग है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।